हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं जे.आर. चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल वन प्लस क्लासेज पर। तो आज हम दो शिक्षण विधियों की बात करेंगे, जिसमें आज की हमारी पहली शिक्षण विधि रहने वाली है रसास्वादन विधि या गायन विधि। जी हाँ, इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो रसास्वादन या गायन विधि है ये कविता शिक्षण में काम में ली जाएगी या कविता शिक्षण हेतु उपयोगी विधि है। और जो कविता शिक्षण या जो पद्य पाठ शिक्षण होता है उसमें सर्वप्रथम शिक्षक उसका अर्थ छात्रों को बताता है और अर्थ बताने के बाद में उसका भावार्थ समझाया जाता है और भावार्थ के बाद में ये विधि काम में ली जाती है ताकि बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हम इसका स्टार्टिंग में गायन करेंगे तो बच्चों को समझ में नहीं आएगा। गायन से पहले उसका अर्थ और भावार्थ बताना ज़रूरी है ताकि बालक गायन में आनंद ले सके। तो ये है गायन या गीत विधि, जिसको रसास्वादन विधि भी कहते हैं। इसका अन्य नाम उपसंहार विधि है। इसको उपसंहार विधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कविता शिक्षण में इससे पहले अर्थ और भावार्थ बताया जाता है छात्रों को, उसके बाद में ये विधि काम में ली जाती है। तो जो विधि किसी प्रोसेस में अंत में काम में ली जाती है तो उसको उपसंहार विधि कहा जाता है। तो ये उपसंहार विधि है। कई बार ये प्रश्न पूछा हुआ है कि निम्न में से उपसंहार विधि कौन सी है, तो जो रसास्वादन विधि है वही अपनी उपसंहार विधि के नाम से जानी जाती है। जी हाँ, यहाँ लिखा हुआ है कि यह विधि छात्रों को कविता का अर्थ व भावार्थ बताने के बाद में उपयोग में आती है, इसलिए इसको उपसंहार विधि कहते हैं। अब आइए देखते हैं कि कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ कौन सी है। प्राथमिक स्तर पर 3 विधियां काम में ली जाती है, जिनमें गायन विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध विधि प्रमुख है। गायन विधि का मतलब शिक्षक गीत गाकर गायन के रूप में प्रस्तुत करेगा। अभिनय विधि से तात्पर्य है कि वो उस विधि को या उस कविता को अभिनय करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करेगा। और अर्थबोध का अभिप्राय है कि सामान्य अर्थ बताकर उस कविता को बालकों के सामने प्रस्तुत करेगा। आगे हम बात करते हैं उच्च प्राथमिक स्तर पर। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर 2 विधियां हैं। एक विधि है व्याख्या विधि और एक है खंडान्वयन विधि। व्याख्या विधि गद्य के सामान्य व्याख्यात्मक रूप से छात्रों को प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद में उसका गायन किया जाता है। और खंडान्वयन विधि, जी हाँ, खंडान्वयन का तात्पर्य है खंड खंड यानी टुकड़ों में या फिर अपन गए प्रश्नोत्तर के द्वारा उसका गायन करना या छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करना। तो ये उच्च प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण की 2 प्रमुख विधियां हैं, व्याख्या विधि और खंडान्वयन विधि। आगे बात करते हैं माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर पर। तो यहाँ पर 3 प्रमुख विधियां हैं, तुलना विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि। तुलना विधि में किसी कविता की तुलना किसी अन्य कविता से की जाती है जो कि बालकों को पहले से आती है, जिसके बारे में बालक पहले से जानते हैं। व्यास विधि से भी प्राय है कि जो भाव प्रधान कविताएं होती है उनको व्यास विधि के द्वारा पढ़ाया जाता है। और समीक्षा से तात्पर्य है किसी कविता के गुण दोषों की समीक्षा करके छात्रों के सामने प्रस्तुत करना। तो ये थी कविता शिक्षण की प्रमुख विधियां। अपने को इनके केवल नाम ध्यान रखना है कि कौन सी विधि कौन से स्तर पर काम में ली जाती है। तो प्राथमिक स्तर पर गायन विधि, अभिनय विधि और अर्थबोध विधि काम में ली जाती है, जबकि उच्च प्राथमिक स्तर पर व्याख्या विधि और खंडान्वयन विधि काम में ली जाती है। और जो उच्च स्तर होता है वहाँ पर जो कविताएं होती है उनका स्तर थोड़ा कठिनाई स्तर होता है, इसीलिए वहाँ पर तुलना विधि, व्यास विधि और समीक्षा विधि उपयोग में ली जाती है। तो ये थी हमारी कविता शिक्षण की प्रमुख विधियाँ। आगे हम बात करते हैं श्रुति लेखन विधि की। श्रुति लेखन विधि से अभिप्राय यह है कि इसमें शिक्षक 15-20 शब्द बोलता है जिनको छात्र ध्यानपूर्वक सुनते हैं। सुनने के बाद में छात्र उनको अपनी कॉपी में लिखते हैं और कॉपी में लिखने के बाद में शिक्षक उन शब्दों को बोर्ड पे लिखेगा और छात्र बोर्ड पर देख के मिलान करेंगे कि उन्होंने जो लिखा है वो शुद्ध है या अशुद्ध है। और यदि कोई शब्द अशुद्ध होते हैं तो छात्र उन पर गोला करेंगे और दोबारा से उन शब्दों का शुद्ध रूप से लिखने का प्रयास करेंगे। तो ये है हमारी श्रुति लेखन विधि। इसमें शिक्षक द्वारा जांच की जाएगी और गलत शब्दों के गोला और फिर उनका पुनः लेखन किया जाएगा। इससे क्या होगा, बालकों में एक तो श्रवण कौशल का विकास होगा। श्रवण कौशल का विकास इसलिए होगा क्योंकि शिक्षक बोलेगा तो बालक ध्यानपूर्वक सुनेंगे और इस प्रक्रिया में उनका जो सबसे पहला जो कौशल है वो होगा श्रवण कौशल का। उसके बाद में जब छात्र ध्यानपूर्वक सुन के उनको लिखेंगे तो उनका लेखन कौशल का भी विकास होगा। तो ये है हमारी श्रुति लेखन विधि, जिसमें शिक्षक पहले 15-20 शब्द बोलेगा, छात्र उनको ध्यानपूर्वक सुनकर लिखेंगे और शिक्षक द्वारा जांच की जाएगी और गलत शब्दों के गोला किया जाएगा और उन गलत शब्दों को छात्रों के द्वारा दोबारा लिखा जाएगा। आगे देखते हैं इसके गुण। तो प्रमुख गुण जिसके अपन बात कर चुके हैं कि इससे लेखन और श्रवण कौशल का विकास होता है और वर्तनी दोष दूर होता है और नवीन शब्दों का ज्ञान होता है, क्योंकि जब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनते हैं तो उनका श्रवण कौशल का विकास होता है और जब उसको लिखते हैं तो उनका लेखन कौशल का विकास होता है और जो गलत शब्द होते हैं वो उनकी वर्तनी दोष जो होता है उसको दूर किया जाता है।
और इसी के साथ क्या होता है कि शिक्षक हमेशा पुराने शब्द नहीं नए शब्दों का उपयोग भी करेंगे। उनमें जो 15-20 शब्द होंगे उनमें 5-7 शब्द तो जो परिचित होंगे और 5-7 शब्द जो होंगे वो नए होंगे। तो इसी तरह उनके नवीन शब्दों का ज्ञान भी होता है। इनके गुण होने के साथ साथ कुछ कमियां भी है, तो आइए देखते हैं इसके प्रमुख दोष कौन से होते हैं। इसमें समय अधिक खर्च होता है और योग्य शिक्षकों का अभाव होता है। समय अधिक इसलिए खर्च होगा क्योंकि पहले शिक्षक 15-20 शब्द बोलेगा, फिर उनको विद्यार्थी सुनेंगे, उसके बाद में लिखेंगे, फिर गोला किया जाएगा और उसके बाद में पुनः उन शब्दों का जो गलत शब्द है उनको लिखा जाएगा। तो इस तरह से इसमें समय अधिक खर्च होता है। योग्य शिक्षकों का अभाव इसलिए है क्योंकि अगर शिक्षक को पता होना चाहिए कि कौन से शब्द कौन से स्तर के बालकों के सामने अपने को प्रस्तुत करना है, उन शब्दों का लेवल क्या होना चाहिए। पहले आसान शब्द बालकों के सामने प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद में उनका कठिनाई स्तर बढ़ाते जाएंगे। तो इस तरह से ये थी हमारी श्रुति लेखन विधि। उम्मीद है आज का वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जल्द मिलेंगे किसी नई विधि के साथ, तब तक मैं आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।